अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 16 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था अल्टरनेटिंग करंट। तो वो हमने हाफ पिछले लेक्चर में किया था, तो उसका जो अगला हाफ है वो हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो लेक्चर का हिस्सा है उसमें सबसे पहले फेज़ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है क्या क्या होता है फेज़। द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC इज़ कॉल्ड फेज़। कोई भी जो एंगल होता है, π/2 हो, पाई हो, 3π/4 हो, 2π हो, जितना भी कोई एंगल होता है वो एक फेज़ को स्पेसिफाई करता है। ठीक है, उसको फेज़ कहा जाता है और इसको हम डिनोट कर सकते हैं V=V0 sin थीटा से। अब इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ में, जैसे वोल्टेज और करंट हो, टाइम और वेलोसिटी हो, उनमें फेज़ कहाँ पर लीड कर रहा है और कहाँ पर फेज़ लैग कर रहा है। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कहाँ पर फेज़ लीड कर रहा है और कहाँ पर फेज़ लैग कर रहा है, और इसको एब्सोल्यूट फेज़ कहा जाता है। तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ की ग्राफिकल, तो उसमें जो लेंथ होती है किसी भी चीज़ की, किसी वेलोसिटी की हो, वोल्टेज की हो या करंट की हो, वो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है या फिर RMS वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें एक चीज़ जो समझने वाली है वो है फेज़र। फेज़र क्या होता है? फेज़र होते हैं कि आप किसी भी चीज़ को, वोल्टेज को या करंट को एक ख़ास मेजरमेंट के साथ, एक ख़ास लेंथ के साथ अगर रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है, एक ख़ास स्केल के साथ रिप्रेजेंट कर दें, उसको फेज़र कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 220 वोल्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 220 वोल्ट की वोल्टेज लेता हूँ, तो उसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 सेंटीमीटर की एक लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, स्केल के साथ मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देता हूँ, तो 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो 220 वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर आपके पास करंट है 10 एम्पेयर और उसको मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि जो 3 सेंटीमीटर की लाइन होगी वो 10 एम्पेयर को रिप्रेजेंट करेगी। अब एक छोटी सी स्केल में यहाँ पर आपको बना भी देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 200 वोल्ट्स हैं आपके पास और 1 सेंटीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट करती है 50 वोल्ट को, तो 200 वोल्ट्स फिर किसके इक्वल हो जाएंगे? 4 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि 50 वोल्ट 1 सेंटीमीटर के इक्वल है अगर, तो 100 वोल्ट्स 2 सेंटीमीटर की इक्वल होगी, तो सेम एज इट इज़ जो 200 वोल्ट है फिर वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। तो ये हम जो स्केल के ज़रिए एक लाइन के साथ कोई मेजरमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, मुख्तस कर लेते हैं, उसको फेज़र कहा जाता है। अब यहाँ पर हम दो क्वांटिटीज़ लेंगे। ठीक है, एक आपके पास है वोल्टेज। ठीक है, आपके सामने दो लाइनें लगी हुई हैं ग्राफ के अंदर, एक ब्लू कलर की लाइन है और एक रेड कलर की लाइन है। जो रेड कलर की लाइन है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट लाइन जो है, और जो सेकंड लाइन है ब्लू कलर की वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये करंट और वोल्टेज के दरमियान एक ग्राफ है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ हैं दोनों। अब इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो जब भी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो उसको हम वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वैल्यू ज़ीरो होगी या मिनिमम होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट आपने जहन में रखने हैं कि जब वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको हम वर्टिकल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। देखिए ग्राफ में यहाँ पर इस पॉइंट पर, फर्स्ट पॉइंट पर V मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है जबकि करंट ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये मीन लाइन ज़ीरो को रिप्रेजेंट करेगी। तो आपने करना क्या है, V मैक्सिमम है, V के लिए आपने वर्टिकल लाइन लगा देनी है। करंट मिनिमम है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है। ठीक है, ब्लू लाइन करंट की है, रेड लाइन जो है वो वोल्टेज की है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए करंट इंक्रीज़ हो गया। अब करंट इंक्रीज़ हो गया, करंट के लिए वर्टिकल लाइन, वोल्टेज डिक्रीज़ होगी इस पॉइंट पर, वोल्टेज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक हो गया।
उसके बाद फिर करंट डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम से मिनिमम हो गए। अब मैक्सिमम से मिनिमम हुआ है करंट, तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है करंट के लिए। और वोल्टेज जो है ये इंक्रीज़ हुई है, लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज़ हुई है। तो नेगेटिवली इंक्रीज़ हुई है, लाइन तो हम वर्टिकली लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आपने एरो जो है वो डाउनवर्ड लगाना है, ठीक हो गया। उसके बाद फिर देखें, अब वोल्टेज फिर इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, सॉरी हम इस पॉइंट पर थे, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब करंट देखें फिर डिक्रीज़ हो रहा है, करंट डिक्रीज़ हो रहा है। करंट के लिए सॉरी करंट जो है वो नेगेटिवली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड इंक्रीज़ हो रहा है। तो करंट के लिए आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। वोल्टेज जो है वो क्या हो रही है, ज़ीरो पर आ रही है, ठीक है, ज़ीरो से किस पर आ गई है, मैक्सिमम पर ज़ीरो हो रही है ना। तो ज़ीरो के लिए वोल्टेज के लिए लाइन आप कौन सी लगाएंगे, हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। उसके बाद फिर देखिए इस पॉइंट पर, अब वोल्टेज फिर इंक्रीज़ हो रही है, तो वोल्टेज के लिए वर्टिकल लाइन, ठीक है, वोल्टेज के लिए वर्टिकल लाइन। करंट जो है ये ज़ीरो से नेगेटिव से ज़ीरो पर आ रहा है, ठीक है, ये मीन लाइन ज़ीरो को रिप्रेजेंट करे, नेगेटिव से ज़ीरो पर आ रहा है, तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी, ठीक है। दोबारा देखें, फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट पर वोल्टेज जो थी ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रही थी, वोल्टेज मैक्सिमम थी, आपने वर्टिकल लाइन लगा दी, ठीक है, जहाँ पर मैंने टिक लगाया वहाँ पर देखें आपने वर्टिकल लाइन लगा दी। करंट ज़ीरो पर था, उसके लिए आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। फिर करंट जो है ये इंक्रीज़ हुआ, करंट के लिए वर्टिकल लाइन लगा दी, ठीक है, करंट के लिए वर्टिकल लाइन लगा दी। जबकि वोल्टेज जो है ये डिक्रीज़ हुई है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। उसके बाद फिर करंट जो है ये डिक्रीज़ हुए, अगेन ज़ीरो पर आ गए, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है आपने। वोल्टेज जो है ये इंक्रीज़ हुई है लेकिन नेगेटिवली इंक्रीज़ हुई है, तो वर्टिकल तो लाइन लगाएंगे आप लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से इस पॉइंट पर थे, वोल्टेज जो है ये ज़ीरो पर आ रही है, नेगेटिव से ज़ीरो पर आ रही है, इस पॉइंट पर आ रही है, ठीक है। तो आप इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे वोल्टेज के लिए रेड कलर में। करंट जो है ये नेगेटिवली इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसके लिए आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। उसके बाद वोल्टेज फिर इंक्रीज़ हो रही है, आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे। करंट जो है ये नेगेटिव से ज़ीरो पर आ रहा है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। तो इस तरीके से आपने इसको फेज़र की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। अब इसमें एक चीज़ पर अगर आप गौर करें तो जहाँ जहाँ पर भी वोल्टेज इंक्रीज़ हो रही है या करंट डिक्रीज़ हो रहा है, इनके दरमियान एंगल 90 का बन रहा है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वी भी और आई भी, ठीक है। दोनों अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट हुई थी, करंट मिनिमम से स्टार्ट हुआ था। तो जिस पॉइंट पर भी मर्ज़ी है आप इसमें फेज़र ड्रा करें, इसका जो एंगल है इनके दरमियान वो कितना बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो इसका थर्ड पॉइंट फिर क्या होगा कि वर्क डन रोटेटिंग वेक्टर्स इज इक्वल टू वर्क डन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जैसे जैसे वेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं ऐसे ऐसे इसमें करंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट पर ये आपको एक अलग डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर, उसके बाद इस पॉइंट में, इस पॉइंट पर, फिर ऐसे, फिर इस पॉइंट पर। तो ये एक पूरा सर्कल, एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, वेक्टर्स बार बार रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, वेक्टर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जैसे जैसे वेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं ऐसे ऐसे इसका करंट भी जो क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अल्टरनेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है स्लोप का, ठीक है। स्लोप एक किसी भी ग्राफ के अंदर बहुत अहमियत की हामिल होती है, बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। स्लोप होती क्या है कि एक वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के अलॉन्ग और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेक्टर। स्लोप को आप राइज ओवर रन भी कह सकते हैं कि किसी चीज़ ने कितना राइज किया वर्टिकली और कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया हॉरिजॉन्टली,
दूसरा आप इसको नाम दे सकते हैं परपेंडिकुलर ओवर बेस का भी नाम दे सकते हैं। एंड थर्ड आप इसको कह सकते हैं डेल वाई ओवर डेल एक्स कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। और फोर्थ आप इसको टेनियन थीटा भी कह सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होते हैं, टेनियन थीटा के इक्वल होते हैं। ठीक है, स्लोप का कंसेप्ट बहुत वाइड है लेकिन हम इसको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। स्लोप का कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना इंतहाई इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगले जो आपने लेक्चर्स पढ़ने हैं अल्टरनेटिंग करंट इन सर्किट्स, डिफरेंट सर्किट्स में आपने इसको देखते हैं, इन कैपेसिटर, इन रजिस्टर। ठीक है, तो उनके अंदर स्लोप का कॉन्सेप्ट ही आपने यूज़ करना है, तो इसको आपने ध्यान से समझना है। हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर ताकि आपको अगले लेक्चर्स में कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले देखें मैक्सिमम स्लोप कब होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन का मतलब ये है कि जो डेल वाई है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस को कवर हो रहा है, डेल वाई इज ज़ीरो की इक्वल नहीं है। लेकिन हॉरिजेंटली कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो डेल एक्स किसकी इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। तो फिर स्लोप क्या आ जाएगी, डेल वाई और डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई ओवर डेल एक्स की जगह आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये आपके पास इन्फिनिटी की इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है जब आपके पास इन्फिनाइट वैल्यू आती है तो वो मैक्सिमम होती है। तो याद आपने कैसे रखना है कि जब भी स्लोप इन्फिनिटी की इक्वल होगी तो स्लोप क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद ज़ीरो स्लोप, स्लोप ज़ीरो कब होती है। देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन होने का मतलब ये है कि वर्टिकली कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा तो डेल वाई जो है वो ज़ीरो की इक्वल होगा, जबकि जो डेल एक्स है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो स्लोप फिर किसकी इक्वल आ जाएगी, डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वाई की जगह आप ज़ीरो पुट करेंगे, ज़ीरो ओवर डेल एक्स, एंड ये अगेन आपके पास ज़ीरो आ जाएगी। तो इसको याद आपने कैसे रखना है कि जब भी स्लोप जो है हॉरिजेंटली होगी तो स्लोप, जब भी कोई डिस्टेंस हॉरिजेंटली कवर होगा तो स्लोप क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, और जब लाइन वर्टिकल होगी तब स्लोप मैक्सिमम होगी। ठीक है, प्रीवियस में हमने देखा कि जब स्लोप वर्टिकल होगी तो स्लोप मैक्सिमम होगी और जब स्लोप हॉरिजॉन्टल होगी तो वो मिनिमम होगी, मतलब ज़ीरो होगी। उसके बाद है कांस्टेंट स्लोप। स्लोप कांस्टेंट कब होती है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन है इस डायरेक्शन में, तो इसमें जितना x इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही y इंक्रीज़ हो रहा है, जितना x इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही y इंक्रीज़ हो रहा है, जितना x इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही y इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों वैल्यूज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही हैं, एक साथ इंक्रीज़ हो रही हैं। तो जब डेल वाई और डेल एक्स इकट्ठे इंक्रीज़ होते हैं तब स्लोप जो है वो आपके पास इक्वल होती है, डेल वाई ओवर डेल एक्स की इक्वल होती है और तब स्लोप कांस्टेंट होती है। जैसे कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो ग्राफ बनता है या करंट और वोल्टेज के दरमियान जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है कि जितना वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे उतना करंट इंक्रीज़ होगा, तो उसमें जो स्लोप होती है वो कांस्टेंट होती है। इसी तरह जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जब आप करंट और वोल्टेज का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो भी कांस्टेंट आता है और वो भी इसी शेप में बनता है। ठीक है, तो ग्राफ कांस्टेंट कब होता है, सॉरी स्लोप कांस्टेंट कब होती है, जब y की वैल्यू और x की वैल्यू एक साथ दोनों इंक्रीज़ हो रही हैं। उसके बाद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्लोप ड्रा करते हैं, ठीक है, और आप उसको देखते हैं कि वो हॉरिजेंटली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो स्लोप जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, और अगर वो वर्टिकली इंक्रीज़ हो रही है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। ठीक है, अगर हॉरिजेंटली इंक्रीज़ हो रही हो तो वो डिक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और अगर वो वर्टिकली इंक्रीज़ हो रही हो तो फिर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। फॉर एग्जांपल आप v और t के दरमियान, ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो आप यहाँ पर टेनियंस ड्रा करेंगे। ठीक है, टेन थीटा से आपने टेनियन जेन में रखना है। टेनियन क्या होता है, टेनियन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सरफेस को एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। ठीक है, इसका कंसेप्ट आपने मैथ के थ्योरम्स में भी पढ़ा होगा कि टेनियन क्या होता है, जो किसी भी सरफेस को
एक पॉइंट के ऊपर टच करे सर्कल को या किसी भी कर्व्ड सरफेस को, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। तो देखें ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे, फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अब देखें स्लोप क्या हो रही है, हॉरिजेंटल से वर्टिकल की तरफ जा रही है, इंक्रीज़ हो रही है ना, हॉरिजेंटली टू वर्टिकल इंक्रीज़ हो रही है, मतलब ज़ीरो से ज़ीरो से जो है वो किधर जा रही है, ज़ीरो से मैक्सिमम पर जा रही है। ठीक है, ज़ीरो से इन्फिनिटी पर जा रही है, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम पर जा रही है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपके पास ये स्लोप है। अब इसमें आप टेंजेंट ड्रा करें, पहले आप वर्टिकली टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे, फिर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर देंगे। अब आप अगर गौर करें तो ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है। ठीक है, ये स्लोप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है वर्टिकल से हॉरिजॉन्टली इन्फिनिटी से ज़ीरो की तरफ आ रही है। तो इन्फिनिटी से ज़ीरो की तरफ आने का मतलब है कि ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आ रही है। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लाइन वर्टिकल थी, उसके बाद फिर ये हॉरिजॉन्टल होना शुरू होगी, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रही है। इसका मतलब है इन्फिनिटी से ज़ीरो की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग स्लोप का कॉन्सेप्ट आपने किस तरीके से ज़हन में रखना है कि अगर ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाए, स्लोप अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाए तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, और अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ जाए तो फिर ये मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ होती है। ठीक है, तो स्लोप का कॉन्सेप्ट इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो अगले जितने भी चैप्टर आपका रिमेनिंग रह गया वो सारा इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है, तो इसको आपने ख़ुद भी बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मुख्तलिफ डेरिवेशंस की, एक्सप्रेशंस की आपने स्लोप जो है वो ड्रा करके चेक करनी है। आपके कोर्स में दो स्लोप्स शामिल हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक है, एक है इन कैपेसिटर सर्किट और एक है इन इंडक्टर सर्किट। कैपेसिटर सर्किट में जो स्लोप है करंट डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और करंट किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, चार्ज पर यूनिट टाइम पर। तो इसमें जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो चार्ज और टाइम के दरमियान ड्रा करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आई इज़ द स्लोप ऑफ क्यू टी कर्व। ठीक है, अगर क्यू और टी के दरमियान कर्व इंक्रीज़ होगी तो करंट भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये स्लोप आपके सामने ड्रा हुई है, तो हम इसके ज़रिए ग्राफ ड्रा करना सीखेंगे कि ग्राफ आपने कैसे ड्रा करना है। देखिए पहले इस पॉइंट पर है, आप टेंजेंट ड्रा करें, यहाँ पर वर्टिकल है, इसका मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वर्टिकल लाइन हो तो मैंने आपको बताया था कि वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो वो मिनिमम होगी या फिर ज़ीरो हो जाएगी। वर्टिकल लाइन है पहले पॉइंट पर, तो आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे। फिर इस पॉइंट पर देखें हॉरिजॉन्टल है, आप ज़ीरो पर आ जाएंगे। ठीक है, ज़ीरो पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर वर्टिकल है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आप नेगेटिवली मैक्सिमम कर देंगे। उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल है, तो फिर आप किस पर आ जाएंगे, ज़ीरो पर आ जाएंगे। फिर वर्टिकल है, फिर मैक्सिमम हो जाएगी। अब इन सारे पॉइंट्स को मिला दें, आपके सामने वैसे लाइन लगी हुई भी है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो आपके पास स्लोप इस फॉर्म में बनेगी। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप स्लोप ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें इन इंडक्टर सर्किट। इंडक्टर सर्किट में हम सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे, V इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल आई ओवर डेल टी, एंड V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल आई ओवर डेल टी। इसका मतलब है हम करंट और टाइम के दरमियान ग्राफ ड्रा करेंगे, तो इनके दरमियान स्लोप ड्रा करने से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, EMF की वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि EMF इज़ द स्लोप ऑफ आई टी कर्व। आई टी कर्व का मुराद है करंट और टाइम के दरमियान जो कर्व है वो EMF को रिप्रेजेंट करेगी। EMF भी कह सकते हैं, वोल्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आपने ड्रा करनी है, आप खुद भी ड्रा कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस कर्व ड्रा की है उसके ज़रिए। देखें
फर्स्ट पॉइंट पर वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन का मतलब है ये मैक्सिमम पॉइंट पर है, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पर वर्टिकल लाइन मैक्सिमम पॉइंट पर, इसका मतलब आप यहाँ पर डॉट लगा देंगे। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका मतलब है ज़ीरो पर आ जाएगी, फिर आप ज़ीरो पर लगा देंगे। फिर वर्टिकल लाइन है तो नेगेटिवली मैक्सिमम, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फिर ज़ीरो पर, फिर वर्टिकल लाइन है तो फिर मैक्सिमम। अब इन पॉइंट्स को मिला दें, ठीक है, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो आपके पास इस फॉर्म में ये कर्व बन जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप जो है वो डिफरेंट कर्व जो हैं वो ड्रा कर सकते हैं मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के दरमियान, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर के थोड़ा सी समरी बताता चलूँ कि इस चैप्टर में हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे AC थ्रू रजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर एंड AC थ्रू इंडक्टर। फिर हम RC एंड RL सीरीज़ पढ़ेंगे। फिर हम इन तीनों को कंबाइन करके सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे। फिर हम इन तीनों को कंबाइन करके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। घबराना नहीं आपने इसमें, इन टॉपिक्स से, इन सारे टॉपिक्स में आपने तीन चीज़ें ज़हन में रखनी है जो आपने ऑब्ज़र्व करनी है। इन तीनों जितने भी ये टॉपिक्स हैं ना, 6 के 6 टॉपिक्स हैं, इन 6 टॉपिक्स में आपने ये तीन चीज़ें बस ऑब्ज़र्व करनी है। एक फ़ेज़ बिटवीन V एंड I, ठीक है, कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। V एंड I से मुराद क्या है, वोल्टेज एंड करंट, कि उनके दरमियान आपने फेज़ चेक करना है कि कहाँ पर फेज़ लीड कर रहा है और कहाँ पर फेज़ लैग कर रहा है। उसके बाद आपने पावर डेसिपेशन चेक करनी है कि कहाँ पर पावर डेसिपेट हो रही है। एंड थर्ड थिंग आपने इनमें चेक करनी है इम्पीडेंस, जिसको दूसरा नाम रेजिस्टेंस भी है, जिसका कि इनके दरमियान रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है, रेजिस्टेंस कितनी इनके दरमियान प्रोड्यूस हो रही है। तो ये आपका टॉपिक था अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो कि अगले सारे टॉपिक्स की बेस है। तो मैं आपको फिर ताकीद करूँगा कि इस टॉपिक को सही तरीके से ज़हन नशीन कर लें। स्लोप का कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में बिठा लें, स्लोप्स की प्रैक्टिस भी करें खुद, क्योंकि अगर स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएगा तो अगले जितने भी ये टॉपिक्स हैं 6 के 6, इनमें आपको फिर कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, क्योंकि वो सारे इसी चीज़ पर डिपेंडेंट हैं। आपके पूरे ऐसे समझ लें कि आपके पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो इसी फर्स्ट लेक्चर के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कंसर्न कर लें। थैंक यू।